हेलो स्टूडेंट्स। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से हम लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होता जा रहा है। प्लस में हम लोगों का मेनली ह्यूमंस का बिहेवियर भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। यानी इस तरीके से पॉल्यूशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर में न्यूरोटॉक्सिन्स बनते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात भी नहीं करना चाहता, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में रहना नहीं चाहता। इस मिसबिहेवियर किया जाता है और इस तरीके से बात होती है कि हमें लगता है कि वो एक्चुअली में वो आपसे चिढ़ता है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली में पॉल्यूशन की वजह से, हमारी बॉडी में आए हुए चेंजेस की वजह से परेशान है। इसी तरीके से छोटे बच्चों को बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, एल्डर लोगों को बाहर घूमने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। हम हर जगह स्टेरलाइजर्स को यूज कर रहे हैं, हर जगह हम मास्क पहन रहे हैं। इस तरह की जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को बचा के रखें और इस तरह का लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें जिससे हमारी हेल्थ और हमारा जो हार्ट है वो दोनों बरकरार रहें और सही रहें। जी हाँ, रिसेंटली रिपोर्ट में पता चला है कि बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है वो हमारे दो ही ऑर्गन के ऊपर होता है। पहला है हमारा लंग्स और दूसरा है हमारा हार्ट। यानी लंग्स से भी हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड किया जा रहा है हमें हार्ट से। यानी अगर आपको लंग की भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हार्ट की प्रॉब्लम होना एक बहुत ही इजी बात है। यानी हार्ट जो है डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे लंग से। यानी जो भी पॉल्यूशन बाहर है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर में जाता है तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है वो हमारे हार्ट के ऊपर होता है, ऐसा रिसेंट स्टडीज बोल रही हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि एनवायरमेंट में इस कदर से फैल चुका है एरोजोल की फॉर्म में। मींस इट गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद द एयर। इस तरीके से एयर में मिक्स हो गया कि हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एयर का पार्टिकल है या फिर ये डस्ट का पार्टिकल है या फिर ये पॉल्यूशन का पार्टिकल है। और वो आसानी से हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारा जो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर में केमिकल्स हैं, हार्मोन्स के अंदर में चेंजेस ला रहे हैं, कैल्शियम के अंदर में चेंजेस ला रहे हैं, फैट लेवल के अंदर में चेंजेस ला रहे हैं, जिससे हमारे जो हार्ट स्ट्रोक्स, हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। आइए इस रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं कि क्या मतलब है, हमारे क्या रिलेशन है हमारे पॉल्यूशन का हार्ट अटैक से। और बढ़ते जो हमारे हार्ट अटैक के केसेस हैं उसमें ज्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं कि वो पॉल्यूशन से अफेक्टेड रीजन से होते हैं। यानी ऐसे एरिया में ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जहां पे पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। आइए इस चीज को भी डिटेल में समझते हैं। व्हाई एयर पॉल्यूशन ट्रिगर हार्ट अटैक, अंडरस्टैंडिंग द डैमेज कॉज्ड बाय PM। स्पेशली हम बात करेंगे PM 2.5, दैट इज जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है 2.5। तो क्या इंपैक्ट पड़ता है इसके ऊपर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में देखते हैं। व्हाई एयर पॉल्यूशन कैन ट्रिगर हार्ट अटैक, नो हाउ PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कैन कॉज डैमेज। नेक्स्ट है अदर रिस्क कुड बी ऑफ स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो सकती हैं और किसी पर्सन की इन रीजंस की वजह से जान भी जा सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा हजार्डियस है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हो सकती हैं अगर पॉल्यूशन का लेवल आपके रीजन में बढ़ जाता है तो। और काफी केसेस में ऐसे डेथ भी देखी गई हैं। रिसेंट अगर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जिनको पहले से ही कोई छोटा मोटा हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सीवियर और क्रॉनिक हो सकती है और डिसीज के बढ़ जाने की वजह से डेथ होने के 99% चांसेस हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर होते क्या हैं। सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर, यानी इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PM। पार्टिकुलेट मैटर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड हैं एयर के साथ में, वो मूव करते हैं, जिनका साइज 0.001 माइक्रोमीटर से लेकर 500 माइक्रोमीटर के बीच में होगा, उसको हम बोलेंगे पार्टिकुलेट मैटर। ये एस्बेस्टस हो सकता है, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, वुड का सूट हो सकता है, सीमेंट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, पेंट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के कोई भी पार्टिकल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अगर वो एयर में मिक्स्ड है और उसका साइज 0.001 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर।
इन्हीं पार्टिकुलेट मैटर में हमने दो कैटेगरीज को डिफाइन किया है, PM2.5 एंड सेकेंड इज PM10। PM2.5 का मतलब है ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 0.001 से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है, इस बीच में है। वहीं पे 10 का मतलब है ऐसे जो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर है, यानी इसका मतलब है 10 माइक्रोमीटर से नीचे वाले सारे पार्टिकल्स, लेकिन उसके अंदर में 2.5 भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन हम 2.5 को यानी सेपरेटली भी कंसीडर करते हैं। PM2.5 का मतलब है ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, यानी इस तरह के हजारों तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसलिए एक एक करके उसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सारे पार्टिकल जिनका साइज इससे कम होगा उनको एक ही कैटेगरी में लिया गया है, और सारे पार्टिकल जिनका साइज इस बीच में लाई करता है उनको अलग कैटेगरी में लिया गया है। इनसे भी ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं, यानी PM12.5, PM15, PM18, PM20, PM30, PM100, इस तरह के सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं 500 तक, लेकिन वो हमारे लिए इतने ज्यादा हजार्डियस और हमारे लिए इतने ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितने की हमारा PM2.5 है। सबसे मेन प्रॉब्लम है इसका साइज। छोटे साइज होने की वजह से दीज पार्टिकल्स ऑलवेज रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, यानी हमेशा एयर के साथ ही रहते हैं, और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर में इजीली एंटर करते रहते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर, यानी इनको रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर भी बोला जाता है। वहीं पे हम PM10 की अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली भारी होने की वजह से इट गेट सेटल डाउन ऑन द सर्फेसेस, यानी कार के ऊपर जो आपको डस्ट दिखती है, किसी ट्री के ऊपर में डस्ट दिखती है, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है जो भी बाहर है जिसके ऊपर में डस्ट, आपकी छत के ऊपर जो डस्ट दिखाई देती है वो है PM10, वो सेटल हो जाता है अपनी वेट की वजह से, लेकिन PM2.5 सस्पेंडेड रहता है एयर के अंदर में, जिसकी वजह से हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हार्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स की जो आपके बार बार आएंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। स्ट्रोक है, फेलियर है, आखिर इनका मतलब क्या है, इसको डिटेल में अभी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो हमारा हार्ट है, सपोज दिस इज आवर हार्ट। हार्ट के लिए एक इनकमिंग वेसल है और एक आउटगोइंग वेसल है, यानी एक है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट रिसीव करेगा, और दूसरी जो वेसल होती है वो होती है ऑक्सीजन रिच को, जो आगे ट्रांसफर करता है टू द बॉडी, यानी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जाता है थ्रू दिस, एंड यानी जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक भेजती हैं। वहीं पे हमारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक भेजती हैं, यानी यहां पे भेजा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां पे भेजा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर हार्ट तक यहां से जो जाएगा उसको बोलते हैं वेन, और जो हार्ट से ये जा रहा है दिस इज नॉन एज आर्टरी। सो दिस इज एक्चुअली नॉन एज आर्टरी एंड दिस इज एक्चुअली नॉन एज वेन, यानी जो हार्ट की तरफ जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दैट इज वेन, और जो हमारे हार्ट से जा रहा है बॉडी की तरफ में उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेसल है उसको हम बोल रहे हैं आर्टरीज। एक कॉमन टर्म्स ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए हमारा जो हार्ट है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से यहां पे इस वेसल के अंदर में यानी वेन्स के अंदर में अगर हमारा डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल का बढ़ गया है, फैट का अगर बढ़ गया है, तो ऐसे केस में हमारा जो ब्लड है जो सर्कुलेट होता है पूरे ब्लड में, यानी इनकमिंग भी बहुत जरूरी है, आउटगोइंग भी बहुत जरूरी है, तो यहां पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से यहां से अगर ये एंटर नहीं कर पा रहा है, यहां पे नैरो हो गई है हमारी वेसल्स, हमारी जो वेन है नैरो हो चुकी है, तो ऐसे केस में इसको बोला जाएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। वहीं पे अगर हम बात करें, सपोज कीजिए यहां तक हार्ट तक इजीली ब्लड पहुंच जाता है, यहां पे वेन्स नॉर्मल है, लेकिन इस टाइम पे प्रॉब्लम हमारी जो रेज हुई है वो प्रॉब्लम है एक्चुअली में यहां पे, यानी अगर यहां पे अंदर ब्लॉकेज है या किसी तरीके से प्रॉब्लम है, यहां पे अगर ये हमारी बॉडी को जो बॉडी की नीड है उसको सेटिस्फाई अगर नहीं कर पा रहा है,
तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो यहां पे अगर प्रॉब्लम है यानी आउटगोइंग में आर्टरीज में प्रॉब्लम है, दैट इज नोन एज फेलियर। यहां पे अगर प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो ये जो टर्म है दोनों को जनरली हम एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन इसमें टेक्निकली इसमें थोड़ा डिफरेंस है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो हार्ट अटैक अगर नहीं बोलता है तो अटैक, और ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की वजह से होता है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट या फिर ब्लॉकेज अगर यहां पे होती है और बॉडी की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो उसको बोलते हैं फेलियर। वहीं पे हमारे हार्ट के लगभग सेंटर में होता है एक SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये जो SA नोड है, साइनो एट्रियल नोड, इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। यानी हमारे हार्ट के अंदर में जो हार्ट बीट बनाने वाला या करंट बनाने वाला, क्योंकि यहां पे जो सारी नर्व्स होती हैं पुरकिंजी फाइबर पे आके मिलती हैं, और नर्व्स के अंदर में होते हैं केमिकल्स के अंदर में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वहां से एक करंट जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, और उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है लब डब करता है। अगर हमारा हार्ट लब डब नहीं कर रहा है, इसका मतलब हार्ट का जो करंट है वो ठीक से नहीं बन रहा है। अगर यहां पे हमारा प्रॉब्लम होता है तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। यानी ये जनरली उस कंडीशन में होता है जब या तो आप किसी पर्सन को सडन कोई शॉक लग जाए, यानी कोई ब्रेन से शॉक लग जाए। ब्रेन हमारे जो हार्ट मसल्स होती हैं और जो SA नोड होता है उसको मैसेज भेजता है कि आपको अभी लब डब यानी हार्ट बीट चलानी है, यहां पे हमें जो सिस्टोल और डायस्टोल चलाना है। लेकिन जब सडनली आपको कोई शॉक लगता है तो हमारी जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो इतनी जल्दी हार्ट को सेंड नहीं कर पाता, यहां पे करंट बनना बंद हो जाता है और यहां पे पूरा का पूरा जो हार्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है और उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ऐसी कार्डियक अरेस्ट कंडीशन जनरली जब भी हो सकती है जब हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो, हार्ट को ठीक से जो ऑक्सीजन है और ये सप्लाई ना मिल रही हो, जिसकी वजह से वो करंट भी ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, या फिर ओल्ड एज कंडीशन में जब हमारा इनपुट यानी जो खाना पीना है वो अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में यहां पे करंट बनना बंद हो गया है या फिर कम हो गया है। तो 3 टर्म को आपको याद रखना है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और तीसरा है हमारा हार्ट फेलियर। वहीं पे एक और टर्म आप यूज करेंगे, हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक जनरली बोला जाता है कि जो हमारी वेसल्स ब्रेन तक जाती हैं उनके अंदर में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो यानी ब्लड जो हमारी सप्लाई है ब्रेन तक वो हमारी उसके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे ब्रेन को जब मैसेज नहीं पहुंचता है तो उसके अंदर में प्रॉब्लम होने की वजह से इन जो सफिशिएंट अमाउंट की ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसके अंदर आ जाता है स्ट्रोक। यानी पॉल्यूशन की वजह से हमारे स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूज में ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है, बट रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके ऊपर में एक तरीके से अलर्ट हो गई है। एयर पॉल्यूशन और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ डेफिनेटली एक बहुत बड़े जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2.5 की, यानी ऐसे पार्टिकल जिसका साइज 2.5 माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर से कम है। अगर हम इसको समझना चाहें कि ये कितना बड़ा साइज है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम एक ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप के अंदर ड्रॉप का 150 जो पार्ट है यानी 50वां हिस्सा, एक ड्रॉप ब्लड लीजिए, उसके अंदर में जो उसका 50वां हिस्सा है उसके अंदर 5.5 मिलियन RBCs होती हैं। यानी एक अगर ड्रॉप लेते हैं हम ब्लड का तो उसके अंदर में 5.5 मिलियन RBCs होती हैं, और एक RBC का जो साइज होता है वो होता है 8 माइक्रोन यानी 8 माइक्रोमीटर। तो ऐसे कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि जब RBC का साइज इतना छोटा है कि एक ड्रॉप के अंदर में भी उसका 50वें हिस्से के अंदर में इतने लाख RBC आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2.5 माइक्रोन क्या होता होगा और ये कितना छोटा साइज होता होगा। यानी हमारे आंखों के सामने भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है
तब भी हमें ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सिंगल आरबीसी भी हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, जिसका साइज हमारा 8 माइक्रोमीटर का है। जो हमारा जो हेयर होता है वो 8000 नैनोमीटर का होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ये जब हमारे आसपास में होंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जरूरत है हमें क्लीन एनवायरनमेंट में रहने की, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने की, अगर हमें हार्ट डिजीजेस से बचना है तो। बात करते हैं क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। इसका जो पेनिट्रेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको साइज के बारे में अंदाजा दिया, तो उस साइज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के डीप एंटर कर सकता है। जब बॉडी के अंदर में हमारी आरबीसी इतना डीप चली जाती है तो 2.5 डेफिनेटली बहुत डीप हमारे साइज में, यानी सेल के अंदर तक जा सकता है। हमारे जो न्यूक्लियस होता है वहां तक हमारे पार्टिकल्स जा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन कर सकता है हमारी बॉडी के अंदर में, वेसल्स के अंदर में, यानी सूजन ला सकता है उसके अंदर में, ब्लड वेसल के अंदर में। वीक कर सकता है इनर लाइनिंग जो है उसके रबिंग की वजह से। आप कोई भी चीज को जैसे स्क्रबर होते हैं, रब करते हैं तो अंदर की लाइन जो रप्चर हो जाती है। ऐसे ही जो पार्टिकुलेट मैटर्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो अंदर की लाइनिंग को रप्चर कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है और हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक्सचेंज हो सकती हैं, जो कि हमें चाहिए थी लेकिन वो दूसरे बॉडी पार्ट में चली गई है। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ रप्चर एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। यानी हमारी बॉडी के अंदर में एक तरीके से खून आ सकता है अंदर वेसल्स में से, आर्टरीज के अंदर में से और नर्व्स के अंदर में से। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आ सकता है। क्लॉट फॉर्म्ड इन डैमेज ब्लड वेसल्स कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो लीडिंग टू द हार्ट अटैक और स्ट्रोक। जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारे उसके अंदर में क्लोटिंग अगर ज्यादा होने लग जाए, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर में बाहर से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पहुंचेंगे, एंटीजन्स पहुंचेंगे, तो हमारी बॉडी उसके अंदर एक रिएक्शन करेगी। उस रिएक्शन में उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगी, जिसमें हमारी जो बॉडी है ब्लड क्लॉट कर देती है और ब्लड क्लॉटिंग से हमारी जो वेसल्स है उसके थ्रू ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो हार्ट तक इजीली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। एराइथमेसिस हो सकता है इस केसेस में, यानी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर में हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड लेवल है उसके अंदर में स्पेशली कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, लीडिंग टू द इरेगुलर हार्ट बीट, एराइथमियस एंड सडन कार्डियक अरेस्ट। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर में क्या होता है, जब भी हम बहुत ज्यादा यानी स्पाइसी खाना खाते हैं या फिर हमारी बॉडी में कोई भी बहुत ज्यादा एलर्जी के एलर्जेंट्स होते हैं, तो उस वजह से हमारी जो बॉडी है उससे फाइट करने के लिए कैल्शियम उसको चाहिए होता है। अब ये हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बोन्स के अंदर में से कैल्शियम सक करती है ताकि हम इसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो इनडायरेक्टली हमने देखा है कि जब हमारे बोन्स के अंदर में से कैल्शियम आएगा तो वो इनडायरेक्टली कहां मिक्स हो जाएगा, यानी जब भी हमारी पॉल्यूशन हमारी बॉडी में जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर्स हमारी बॉडी में जाएंगे, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए कैल्शियम की क्वांटिटी को बढ़ा देती है। जब कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ानी है तो हमारे बोन्स के अंदर में से निकाला जाता है वो कैल्शियम, हमारे टीथ के अंदर में से कैल्शियम निकाला जाता है, जिससे हमारी बोन्स वीक हो जाती है और सारा कैल्शियम ब्लड के अंदर में चला जाता है। और जब ये ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट के अंदर में ये डिपॉजिट होने लग जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी हमारे हार्ट के अंदर में कोई भी बोन्स नहीं होती है, लेकिन वहां तक धीरे धीरे कैल्शियम पहुंचने लग जाता है। और कैल्शियम पहुंचने की वजह से हमारे हार्ट के अंदर में, जनरली उसको हार्ट के अंदर में स्टोन्स बोलते हैं, लेकिन जो कैल्शियम जमने लग जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी ब्लॉक हो सकता है, वो भी बंद हो सकता है। ऐसी ही कंडीशन को हम बोलते हैं एराइथमियास। बात करते हैं फर्दर, अगर कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स इसके साथ हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म के इसमें इफेक्ट हो सकते हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हो सकते हैं। क्रॉनिक का मतलब है कोई डिजीज अब लॉन्ग टाइम तक, कई बार लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी डेथ पे ही वो एक तरीके से वहां तक आपके साथ में ये डिजीज रहती है। ऐसी डिजीज हो सकती है। क्रॉनिक एक्सपोजर लीड टू द थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग डैमेज हो सकते हैं हमारे, डेफिनेटली, क्योंकि डायरेक्टली जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लंग्स में गया है, वहां पे हमारे जो लंग्स के आसपास जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर में, वेसल्स के अंदर में चला जाता है, और वेसल्स में जाने के बाद वो ब्लड के अंदर में चला जा रहा है, यानी ब्लड में हमारा मिक्स हो जाता है ऑक्सीजन। यहां जो ट्रांसफर होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, और गैसेस एक्सचेंज लंग्स के थ्रू होता है, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर हो सकता है इस केस में। जो इस्केमिक डिजीज हो सकती है ऐसे केसेस के अंदर में। इस्केमिक डिजीज में जनरली क्या होता है, हमारी हार्ट आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, यानी इसके अंदर में नैरो हार्ट
आर्टरीज हो जाती हैं। हार्ट आर्टरीज आपने अभी देखा ही होगा, आर्टरीज एक ऐसी वेसल होती है, एक ऐसी नर्व होती है जो एक्चुअली में हार्ट यानी बॉडी से लेकर, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि हार्ट टू द बॉडी हमारा ये एक तरीके से ट्रांसफर करती है और बॉडी तक ये हमारी ये सारी चीजें लेके जाती है। यानी वो हमारी उसके अंदर में नैरो अगर हो गया तो हमारे हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी हार्ट टू द बॉडी ये पहुंचती है और इसके अंदर में नैरो अगर ये हो जाएगा तो हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीजेस का मतलब है, आप जानते होंगे कि हमारी जो ब्रेन होता है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड की नर्व से कनेक्टेड होता है। इनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से होता है। उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो वो ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट होता है, जो हमारा मैसेज सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड हमारे दूसरे ऑर्गन्स को सेंड करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई हाथ ऐसे उठा रहे हैं तो ऐसे केसेस में ब्रेन ने एक मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज भेजा हार्ट को और हाथ हम इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं। तो अगर सेरिब्रो जो वेस्कुलर डिजीज हो सकती है तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है या डिले हो सकता है। ब्रेन आपको मैसेज भेज रहा है लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि उसने हार्ट को मैसेज भेजा धड़कने के लिए लेकिन हार्ट ही धड़कना बंद कर दे। उसने लंग्स को बोला कि आप लोग फिल्टर कीजिए और वो फिल्टर ही करना बंद कर दे। उसने इंटेस्टाइन को भेजा कि फिल्टर करो और एब्जॉर्प्शन करो और वो एब्जॉर्प्शन ही करना बंद कर दे। डेफिनेटली ये सारी चीजें ब्रेन से रिलेटेड है। अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट डिसफंक्शनल हो सकता है अंडर द सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में PM2.5 एक्सपोजर कैन लीड टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरोल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर में जो फैट और शुगर लेवल को मेंटेन करता है, स्पेशली फैट लेवल और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर हमारा एक्सपोजर हुआ ज्यादा 2.5 में तो डेफिनेटली हमारा जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक से हमारा मेंटेन नहीं हो पाएगा, यानी वो ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी के अंदर में फैट को मेंटेन नहीं कर पाएगा और जो बॉडी है वो धीरे धीरे फैटी भी हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी के अंदर में बढ़ सकते हैं, यानी ट्राइग्लिसराइड ऐसे फैट्स होते हैं जो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इनटू एनर्जी, यानी ऐसे फैट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। लेकिन ज्यादा लेवल के ट्राइग्लिसराइड्स अगर होंगे, यानी हाई ट्राइग्लिसराइड्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। बट ऐसे केसेस में क्या हो जाते हैं, जब ये PM2.5 हमारी बॉडी में जाएगा तो LDL ये हमारी बॉडी के अंदर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ जाएगा, शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, यानी ये बढ़ने की वजह से हमारा शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा और फैट लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है और हमारी जो हार्ट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड थिक हो सकता है, इसकी वजह से कैंसरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। एलिवेटिंग ब्लड प्रेशर मेकिंग इट हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप टू द ब्लड वेसल और हार्ट अटैक भी इससे आ सकता है, क्योंकि जब हमारी ब्लड जो है थिक हो जाएगा तो वो फास्ट मूव नहीं करेगा और फास्ट मूव नहीं करेगा तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, लेकिन हार्ट जो है इस टाइम पे उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। ऐसे में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, हार्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर में जो ब्लड प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा थिक हो गया है। ऐसे में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं PM10 के, यानी इससे जो बड़ा पार्टिकल होता है PM10 2.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच का, उसको हम देखते हैं क्या पार्टिकल प्रॉब्लम होती है। इसकी भी पेनिट्रेशन अच्छी होती है लेकिन डेफिनेटली उससे कंपैरेटिवली कम होती है। ये भी हमारे डीप जा सकता है लेकिन उतना नहीं जा सकता है, गैसेस की तरह काम करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये भी कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन ये भी कर सकता है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि ये ज्यादातर हम एक्सपोज नहीं रहते हैं इससे, क्योंकि ये ज्यादातर सेटल हो जाता है अपनी वेट की वजह से। लेकिन कोई अगर ऐसा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा
एयर चलती है तो ये पार्टिकल्स भी कई बार एयर में आ जाते हैं और हमारी बॉडी में जा सकते हैं। वीजिंग और ब्रीदिंग डिफिकल्टी इसके अंदर में हो सकती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई पर्सन अगर सांस लेता है, ब्रीथ कर रहा है, तो उसके सांस लेने में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो वो आवाज इस वजह से आती है क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो उसके अंदर के जो लंग्स की इनर लाइनिंग है वो बहुत नैरो हो चुकी है। नैरो होने की वजह से बहुत छोटा पाथवे बचा है उसके लंग्स तक पहुंचने के लिए। इसलिए जो हमारी जो एक तरीके से विसल जैसे बचती हैं, जब जहां पे एक छोटा नैरो एक ओपनिंग होता है और पीछे एक बड़ा ओपनिंग होता है और उसकी वजह से आवाज आती है, बिल्कुल सेम वैसे ही विसल बन जाता है हमारा लंग्स, और हमारे लंग्स के अंदर में जो पाथ है वो नैरो हो जाता है और नैरो पाथ होने की वजह से वहां पे आवाजें आती हैं और लंग्स के अंदर में ऑक्सीजन ठीक से ना पहुंचने की वजह से हमें हार्ट डिजीज भी हो सकती है। तो उसी को हम बोलते हैं वीजिंग। दोज विथ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट और लंग कंडीशन, जिनको पहले से ही कोई एग्जिस्ट करती है, कोई प्रॉब्लम पहले से ही अस्थमा है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो ऐसी कंडीशन में ये ज्यादा होने के चांसेस है। इसको वीजिंग हो सकता है, चेस्ट में टाइटनेस हो सकती है, डिफिकल्ट हो सकता है ब्रीथिंग करना और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए इस रीजन की वजह से। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन की वजह से सीओपीडी कंडीशन में पेशेंट अगर चला जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसका मतलब है कि मल्टीपल सिम्टम्स एट द सेम टाइम, तो उस केस में जो लाइफ है वो एक तरीके से खतरे में आ सकती है। डिसरप्शन ऑफ द क्री प्रोसेसेस, जो हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे हैं, यानी अगर हम बात करें जो PM10 है, कैन इंटरफेयर विद द फिब्रिनोलाइसिस यानी क्लॉट ब्रेकडाउन। फिब्रिनोलाइसिस का मेनली यहां पे मतलब है कि जो हमारी जो क्लोटिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर में, उसको तोड़ने वाला, फाइब्रोसिस को तोड़ने वाला, यानी फाइब्रिनो का मतलब है यानी एक तरीके से जो गांठें हमारी बॉडी के अंदर में बन रही है, क्लोटिंग हमारी बॉडी के अंदर में बन रही है, और लाइसिस का मतलब है तोड़ना, यानी जो हमारी जो मैकेनिज्म होता है, जो जब भी क्लोटिंग होती है ब्लड में तो उसको तोड़ने का काम करता है, वही चीज हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोटिंग जो है हमारी बढ़ जाती है। यानी उसको अब तोड़ने वाला कोई बचा नहीं है, तो ब्लड के अंदर में क्लोटिंग बढ़ चली जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें, वेसोडिलेशन भी इस कंडीशन में हो जाता है। वेसोडिलेशन का मतलब है कि जो ब्लड वेसल वाइडनिंग है, जो ब्लड वेसल जो हमारी वाइड होती है जिसकी वजह से इजीली फ्लो हो पाता है, अब ये भी इंटरफेयर हो गया। ब्लड वेसल जो वाइड करती थी वो एक्चुअली में अभी नैरो हो चुकी है, और हमारी बॉडी के अंदर में से जो प्रेशर से पानी जाता है जैसे पाइप के अंदर में, वैसे ही प्रेशर से यहाँ पे वेसल्स के अंदर में ब्लड जाएगा तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकता है, लीडिंग टू द इंक्रीज इन द ब्लड क्लॉट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स, यानी वेसोडिलेशन जो है वो हमारा कम हो गया है, वाइडनिंग कम हो गई है, नैरो हो गया है, तो उसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सुकड़ सकती है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, बोथ ऑफ विच कैन ट्रिगर दी हार्ट डिजीज या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा थ्रेट है वो हमारे PM 2.5 से ही है। हमारे हार्ट को लेके, हमारे जो वेसल्स को लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। बिगेस्ट पॉल्यूशन रिस्क फॉर योर हार्ट दैट इज PM 2.5। तो जरूरत है कि इस तरह के पॉल्यूटेंट्स को हम एक तरीके से एनवायरनमेंट में जाने से रोकें, इंडस्ट्रीज के ऊपर में बैन लगाएं, इस तरह के फिल्टर्स को प्रमोट करें जो इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको कम करते हैं। अपने घर के अंदर में एयर फिल्टर्स लगाएं, प्यूरिफायर्स लगाएं। हम आसपास के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बचने के लिए प्लांट को ग्रो करें, ट्रीज को ग्रो करें, फॉरेस्ट को बढ़ाएं। हमारे जो भारत स्टेज 6 जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है उसको पूरा सक्सेसफुल बनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्लीमेंट करें, सोलर पैनल्स को प्रमोट करें। इस तरह की एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब अगर ये ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जहां हर पर्सन एक तरीके से प्रॉन हो जाएगा टू द हार्ट डिजीजेस। सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में कौन है? डेफिनेटली जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, एल्डरली, जो जीरंडेशन में जो लोग हैं, डेफिनेटली उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जब आपने देखा होगा कि जो बच्चे जब जनरली जब न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं तो लगभग 6 महीने से 1 साल तक आपने देखा होगा कि उनको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, न्यूमोनिया उनको बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि 6 महीने तक
हमारा जो बच्चे होते हैं उनको 6 महीने चाहिए होते हैं उनके लंग्स को डेवलप होने में। इस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक होते हैं उनके लंग्स, कोई भी डिजीज उनको इजीली लग जाती है। और न्यूमोनिया के जो डिजीज के जो हमारे डिजीज के एजेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि हमारा लंग्स ही वीक है। तो बच्चों को बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी और कार्डियो जो डिजीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जो पहले से ही स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजों, लंग की प्रॉब्लम है, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं और जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट है उनको स्ट्रोक आने के, हार्ट अटैक आने के, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यानी अचानक से आपको सांस में लेने में दिक्कत होने लग जाती है और कई बार आप सांस ही नहीं ले पाते हैं। लो इनकम पॉपुलेशन में देखा गया है क्योंकि वो अनहाइजेनिक कंडीशन में ज्यादा रहते हैं, पहले से ही वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल, वीक होती है उनकी बॉडी, और ऊपर से अगर पॉल्यूशन जैसी कंडीशन में वो रहेंगे तो वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इस हार्ट डिजीज के। ऐसा देखा गया है कि जो हार्ट डिजीजेस के पेशेंट है वो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादातर जो हमारी लो डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। बात करें किस तरीके से इससे बचा जाए, तो प्रॉपरली आपने कोरोना के टाइम पे N95 मास्क के बारे में सुना होगा। इससे जो छोटे वाले मास्क होते हैं वो अभी काम नहीं करेंगे, तो इसको हमें ठीक से इंप्लीमेंट करना चाहिए, इनको हमें यूज करना चाहिए हर जगह पे टू रिड्यूस इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आउटडोर का जो एक्सपोजर है वो जितना कम से कम रहे उतना ही बेहतर है। एक्सरसाइजिंग इंडोर, हमें अपने अंदर में इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, लंग की जो कैपेसिटी है यानी टोटल लंग कैपेसिटी को, TLC को बढ़ाना होगा, जो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी है उसको बढ़ाना होगा, सैचुरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, जो डेड एयर स्पेस है उसको भी बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से हमें इंडोर जो जिमिंग और इस तरह की चीजें और इंडोर जो एयर प्यूरिफायर्स है उनको यूज करना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाया जाए ताकि इस तरह का जो पॉल्यूशन है उसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े हमारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं और ऐसे लोग हैं जिनको पहले से ही बहुत ज्यादा वीकनेस है बॉडी के अंदर। प्लस में एयर प्यूरिफायर्स को यूज किया जाए, गवर्नमेंट रेगुलेशन और पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे दिल्ली के अंदर में ग्रैप 4 अभी ग्रेड रिलेटेड एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जिसमें बाहर से आने वाली गाड़ीज को, जो स्पेशली जो बड़ी गाड़ी होती है उनको यानी एक तरीके से बैन कर दिया गया है, दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती। इस तरह के अगर आपके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लाती है तो उसको ठीक से फॉलो कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप ही के हेल्थ के लिए वो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया होगा। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, यानी एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों का भी एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। हम लोग भी एयर पॉल्यूशन करते हैं, जहां पे हमें पैदल सफर करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, वहां पे हम कार, बाइक, स्कूटर को यूज करते हैं। जहां पे हम एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करनी है तब भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। हम बाहर की सनलाइट को यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर्टेन्स को सबको एक तरीके से ऑफ करके वहां पे हम एक तरीके से यूज करते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट्स। यानी हम चाहे तो काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से बना सकते हैं, सोलर पैनल्स हम यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। हम साइकिलिंग नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमें एक तरीके से कहीं पर बहुत जल्दी पहुंचना होता है। ऐसा अगर हम कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी निकला जाए और हम साइकिल, यानी अगर हम दूसरी कंट्रीज में जब हम देखते हैं तो काफी सारा देखा गया है कि जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्पेशली यानी जब कॉप मीटिंग्स होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो वहां पे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं उनको साइकिल दी जाती है कि अगर आपको आसपास कहीं घूमना है तो साइकिल से घूमिए, हम आपको यहां के लिए कार प्रोवाइड नहीं कर सकते, और कार अगर प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो इस तरह की चीजों को हमें कैंपेन करना चाहिए और एक तरीके से लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। इंप्रूव्ड अर्बन प्लानिंग को बढ़ाया जाए, यानी यहाँ पे जो जोनिंग सिस्टम होना चाहिए, इस एरिया में हमारा एक तरीके से रेसिडेंशियल होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा होगा इंडस्ट्रीज, इस पर्टिकुलर एरिया में होगा हॉर्टिकल्चर, इस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर। तो जोनिंग कर देना चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन वाला जो टाइम पीरियड है वो हमारा कम रहे। सिर्फ जब जिस टाइम पे हम ऑफिस में हो उसी टाइम पे पॉल्यूशन, बाकी घर जाने के बाद पॉल्यूशन हमें बियर ना करना पड़े। इस तरह के जोनिंग हर स्टेट में इंप्लीमेंट की जाती है, लेकिन उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जाता।
इसी से रिलेटेड एक मेंस का एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्पेशली हम बात कर रहे हैं PM 2.5 एंड PM 10 ऑन कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। हाउ डू दीज पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट द हार्ट एंड व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन इंडिविजुअल टेक टू रिड्यूस द एसोसिएटेड रिस्क। पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहां हर साल ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आमली एक तरीके से कॉमनली पूछे जाते हैं, यानी प्री के अंदर में और मेंस के अंदर में। आपको एक अच्छा सा इसमें स्ट्रक्चर बना के रखना चाहिए। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड में एक बार ट्राई कीजिएगा और अपने घर पे इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल अकेडमी। थैंक यू।